हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि 1922 से लेके 1930 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए थे उसके बारे में बात की थी हमने। तो हमने देखा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, राइट, वो यहाँ पे कॉल ऑफ कर दी जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, राइट। देन उसके बाद में जो है इलेक्शंस लड़े जाते हैं। इलेक्शंस यहाँ पे जो होते हैं जिसमें जो है अराउंड 11 में से जो 7 सीट्स के ऊपर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसे जीत जाती है, राइट। 7 सीट्स जो है वो यहाँ पे जीत जाती है। तो अराउंड जो है वो काफी अच्छा वहां पे काम करती है। एंड आफ्टर डेट हमने जो है दांडी मार्च के बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड दांडी मार्च में जो है हमने देखा था कि हर तरह के हर स्ट्राटा से जो लोग थे उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया था, उसके बारे में बात की थी। एंड after that we had discussed about the women participation in the national struggle, right। तो इस स्ट्रगल में अब वुमेन्स की जो है पार्टिसिपेशन क्या रहती है उसके बारे में बात की थी, राइट। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिलती है इस मूवमेंट को जब वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डेट 1947 में इन सभी नेशनलिस्ट के एफर्ट्स की वजह से जो है हमें इंडिपेंडेंस जो है वो मिल जाती है। तो इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट, जो अब हमारा जो है यही टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो है 1947 के बाद में जो है इंडिया को किस तरह से यहाँ पे जो दोबारा से खड़ा किया गया था एंड क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे करने की जरूरत थी सो डैट की सभी लोगों के बीच में एक यूनिटी जो है वो बनाई जा सके। उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑब्वियसली जैसे कि आप सभी जानते हो डेट कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है अगस्त 1947 में, तो ये जो है एक डिवाइडेड नेशन था, एक नया एंड डिवाइडेड नेशन था। इसका जो है एक हिस्सा जो है वो अलग हो चुका था, मुस्लिम जो एरिया है, राइट, वो अलग हो चुका था, वो एक मुस्लिम कंट्री बन चुकी थी। पाकिस्तान की जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो उस समय में जो है इंडिया के सामने जो है काफी सारे चैलेंजेस थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे वो हमारी कंट्री से आए थे फ्रॉम दी पाकिस्तान। एंड उनके लिए अब यहाँ पे घर की जरूरत थी, उन्हें जो है जॉब्स की भी जरूरत थी, तो ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करवानी थी। ओके, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे इंडिया में अराउंड 500 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उन सभी को जो है यहाँ पे महाराजा या नवाब के द्वारा रूल किया जाता था, उनके अलग अलग यहाँ पे रूल्स थे। तो अब जो है इन सभी को भी मनाना था कि ये जो है यहाँ पे एक तरह से हमारी कंट्री में आ जाए, कि जो है जो न्यू नेशन बना है उसे वो ज्वाइन कर ले, राइट। तो ऐसा था वहां पे इन सभी को भी मनाना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, राइट, उन्होंने जो है ये यहाँ पे काम किया था, इन सभी को मनाने का जो काम था वो उनके हिस्से में आया था। ये जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स थी या फिर प्रिंसली स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, इन्हें जो है इमीडिएटली यहाँ पे एड्रेस आउट करना था। इन अ लॉन्गर टर्म तो जो न्यू नेशन था उसे एक नया पॉलिटिकल सिस्टम भी अभी अडॉप्ट करना था, जो कि हर पर्सन की होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो है, राइट, उसके ऊपर अच्छा यहाँ पे खरा उतरे। एंड इंडियाज पॉपुलेशन जो थी 1947 में वो काफी ज्यादा थी, अराउंड 345 मिलियन जो है वो उस समय में पॉपुलेशन थी। एंड इंडिया जो है अब डिवाइडेड भी था। एंड यहाँ पे जो है एक तरफ तो वैसे टेरिटरी भी इसकी डिवाइड हो चुकी थी, बट कुछ सोसाइटी में भी जो है डिविजन्स थी, हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच में, मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी, राइट, एंड इंडियंस जो कि जिनके कुछ फेथ्स अलग थे, तो यहाँ पे काफी सारी डिविजन्स भी थी। सिटीजन्स जो है वो सारे इस वास्ट लैंड के अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते थे, डिफरेंट काइंड्स के वो कपड़े पहनते थे, डिफरेंट काइंड्स के जो फूड भी वो खाया करते थे, डिफरेंट प्रोफेशंस जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो अब जो है इन सभी को जो है मनाना था, इनके लिए कुछ ऐसा यहाँ पे लेके आना था कि ये सभी जो है एक नेशन स्टेट में जो है इकट्ठे रह सके, राइट, ऐसा जो है इंडिया यहाँ पे बनाना था। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, तो ये यहाँ पे यूनिटी की प्रॉब्लम थी एक, पहली वाली तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे थी द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट की भी काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारे इंडिया में जो गांव के लोग थे वो काफी ज्यादा थे। फार्मर्स एंड जो पीजेंट्स होते उन्हें मॉनसून के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता था उनके सर्वाइवल के लिए। ओके,
सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी। अब जो नॉन फार्म सेक्टर भी थे, ऐसा नहीं है कि सभी जो है गांव में खेती ही करते हैं, कुछ नॉन फार्म सेक्टर्स भी थे। तो फॉर इफ द क्रॉप्स फेल्ड, अगर क्रॉप्स फेल हो गई तो जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी सफर करना पड़ेगा। बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स जो होते हैं या फिर अदर सर्विस ग्रुप्स होते हैं, दे वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विस आइदर। अगर जो है यहाँ पे किसानों की फसलें ही नहीं होगी तो वो इनकी पेमेंट कैसे करेगा बार्बर्स की, जब इनसे सर्विसेज वो लेगा तो, राइट। एंड इन द सिटीज जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो स्लम एरिया में रहते थे, उनके लिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी जो है वो प्रोवाइड करवाना था। सो क्लियरली ये जो न्यू नेशन था, इट हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी। इस इनके जो मासेस को जो है पॉवर्टी से बाहर लेके आना था। सबसे पहले एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, देन उसकी दूसरी तरफ यहाँ पे जो है न्यू एंड जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो यहाँ पे प्रमोट करनी थी, एंड यूनिटी एंड डेवलपमेंट, ये दोनों ही जो चैलेंजेस थे वो साथ साथ यहाँ पे लेके चलने थे। एंड इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, ये जो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी में, तो इनको जो है इनकी जो डिविजन्स है अगर यहाँ पे खत्म नहीं की गई तो वायलेंट एंड जो कॉस्टली कन्फ्लिक्ट्स जो है वो फ्यूचर में हो सकते थे। हाई कास्ट के लोग जो है वो लो कास्ट के लोगों के साथ लड़ सकते थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स या फिर सिख, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटीज भी हैं तो वो सभी आपस में लड़ सकते थे। सो एट द सेम टाइम इफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट did not reach the broad masses of the population, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यहाँ पे लेके आनी है, बट उसका जो फायदा है वो मासेस को मिलना ही चाहिए, राइट। तो अगर वो मासेस को नहीं मिलेगा, सारी मासेस को नहीं मिलेगा, हर स्ट्रेटा को नहीं मिलेगा, सो इट कुड क्रिएट अ फ्रेश डिविजन। तो इसकी वजह से फ्रेश डिविजन्स लोगों के बीच में हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर के बीच में डिवीजन हो सकती थी, सिटीज एंड कंट्री साइड के बीच में डिवीजन हो सकती थी। ओके, तो इंडिया को जो है एक तरह से प्रोस्पेरस बनाना था, एक तरह से हर जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक पहुंचानी थी, राइट। सो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में अराउंड 300 इंडियंस जो थे उन्होंने जो है काफी सारी मीटिंग्स यहाँ पे की थी कि कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह का होना चाहिए। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहाँ पे बनाई जाती है, उनकी मीटिंग्स होती है, वो दिल्ली में मिलती हैं। एंड उसके अलावा ऑल ओवर द इंडिया कई सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, सो डैट की कंट्री का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसे यहाँ पे एक तरह से बनाया जा सके। सो ये जो डिस्कशंस होती हैं उनके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। एंड ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब इफेक्ट में आया था, सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये इफेक्ट में आया था, राइट। तो सबसे पहला फीचर अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, वो था इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट कर लिया था। मीन हर पर्सन को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार दिया गया था। हर इंडियन जिसकी एज 21 से अबव है वो जो है स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस में वोट डाल सकता है। ओके, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था उस समय में। ओके, क्योंकि हर इंडियन को इसमें जो है इंक्लूड किया गया था। इससे पहले जो है ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उनके लीडर्स ने हर इंडियन को यहाँ पे अलाउ किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है या फिर वोट डाल सकता है। इवन इन कंट्रीज लाइक यूके या फिर यूएस में भी जो है ये जो राइट था वोट डालने का वो कई सारी स्टेजेस में जो है प्रोवाइड करवाया गया था। ऐसा नहीं है कि सभी यूके की जितनी भी पॉपुलेशन सभी को एक साथ ही ये राइट दे दिया गया था, या फिर यूएस की पॉपुलेशन को ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ ही ये राइट दिया गया था, ये स्टेजेस में उन्हें मिला था। ओके, फर्स्टली वहां पे क्या हुआ था कि ओनली जिनके पास प्रॉपर्टी है वो डाल सकते हैं। देन जो एजुकेटेड लोग हैं फिर उन्हें अलाउ किया गया था। देन जो वर्किंग क्लास है उन्हें तो काफी ज्यादा जो है लंबा स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ा था वोट का अधिकार लेने के लिए। ओके, सो ऑन द अदर हैंड इंडिया में क्या हुआ था, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन। हर सिटीजन को जो है ये राइट दिया गया था। सो नेक्स्ट फीचर क्या था, डेट इट गारंटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स। यहाँ पे क्या था कि इक्वलिटी जो है वो गारंटी की गई थी, लॉ के सामने जो है हर सिटीजन जो है वो इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। ओके, सो देयर वर सम इंडियंस who wished that the political system of the new nation be based on the Hindu ideals and that India itself be run as a Hindu state। कुछ ऐसे इंडियंस थे यहाँ पे
जो ये चाहते थे कि जो न्यू नेशन का पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एंड जो इंडिया है वो कि हिंदू स्टेट ही बनना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे पाकिस्तान का, जो कि एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कंट्री को बनाया गया है, दैट इज द मुस्लिम्स, राइट। हाउएवर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय में वो इस ओपिनियन को लेके चलते थे दैट इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान। तो इंडिया जो है वो एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। बिसाइड मुस्लिम्स के साथ साथ यहाँ पे हमारी कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन है, सिख की भी, क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे, पारसीस भी हैं, जैन्स भी हैं। सो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है सभी को सेम राइट्स मिलने चाहिए, जो हिंदूज को भी यहाँ पे मिलते हैं या फिर मुस्लिम्स को भी मिलते हैं। सेम अपॉर्चुनिटी जो है सभी को यहाँ पे मिलनी चाहिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, एंड सेम राइट्स बिफोर द लॉ, एंड लॉ के सामने भी यहाँ पे जो है सभी को सेम राइट्स मिलने ही चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। ओके, so in our next video we'll discuss about the another features that had been provided by our constitution to the people of India, right? And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much, have a nice day, bye bye।